नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 15वें पाठ नीलकंठ इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निबंध से सबसे पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। निबंध से अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार से स्वागत हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मोर के बच्चों को जब जाली के बड़े घर में लाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुगू करने लगा। खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। आइए निबंध से अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। नीलकंठ की वैसे तो हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब कुब्जा को नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। कुब्जा के कारण नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। आइए अब पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से भर जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो उठता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। जाली घर से निकलने के लिए नीलकंठ अधीर हो जाता था। आइए अब अध्याय के छठे प्रश्न को करते हैं। छठे प्रश्न में कहा गया है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, जाली घर में कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। निबंध से 7वां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरीके से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, नीलकंठ ने जैसे ही खरगोश के बच्चे का
क्रंदन सुना, वह पेड़ की शाखा से कूदा और अपने चोंच के प्रहार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए। आइए देखते हैं कि नीलकंठ का स्वभाव कैसा था। नीलकंठ स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति का पक्षी था, तभी तो खरगोश के बच्चे को लेकर सारी रात बैठकर उसको ऊष्मा देता रहा। नीलकंठ सभी जीव जंतुओं के लिए सजग व सचेत मुखिया था। जिस तरह घर का एक मुखिया अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत व सजग रहता है, नीलकंठ एक साहसी मोर था। अगर वह साहस नहीं दिखाता तो खरगोश नहीं बच सकता था। आइए अब हम निबंध से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, रेखा चित्र एक सीधी सादी कहानी ना होकर जीवन के मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। ये अत्यंत सरल होते हैं, इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखा चित्र महादेवी वर्मा के संग्रह से आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के रूप में तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, उसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के रूप में तरंगित हो उठा। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकने का आभास होता होगा। आइए अब अनुमान और कल्पना के अगले प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वसंत ऋतु में मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती, उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। शब्द हैं गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहले गंध से शब्द बनेंगे सुगंध, दुर्गंध, सुगंध। इसी प्रकार रंग से जो शब्द बनेंगे बेरंग, रंगीला, नौरंग। फल से शब्द बनेंगे सफल, फलदार, विफल। और ज्ञान से जो शब्द बनेंगे अज्ञान, ज्ञानवान और विज्ञान। इसके अलावा बच्चे स्वयं भी बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। आइए अब भाषा की बात से अगले प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, विस्मयादिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के या के साथ
अभिभूत के आ के मिलन से या हो गया है। आ आदि वर्ण हैं। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस आ बराबर का इत्यादि। आ की मात्रा के इस चिन्ह से आप परिचित हैं। आ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल प्लस आकार बराबर मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी कि तोड़ने पर मंगल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। तो आइए सबसे पहले शब्द देखते हैं। हमें संधि करना है नील प्लस आभ, नौ प्लस आगंतुक। इसी प्रकार हमें संधि विग्रह करना है सिंहासन और मेघाच्छन्न का। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले संधि वाले शब्द नील प्लस आभ, इसको हम जोड़ेंगे तो नीलाभ बनेगा। इसी प्रकार नौ प्लस आगंतुक को जोड़ने पर नवागंतुक शब्द बनेगा। आइए अब संधि विग्रह के शब्दों को देखते हैं। सिंहासन का संधि विच्छेद होगा सिंह प्लस आसन। इसी प्रकार मेघाच्छन्न का संधि विच्छेद होगा मेघ प्लस आच्छन्न। इस प्रकार हमने नीलकंठ इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।